हेलो एवरीवन। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर। ये हमारी कार्डियोवास्कुलर की सेकंड क्लास है। ठीक है, हमने अब तक पढ़ लिया था कार्डियोवास्कुलर के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। और हम लोग पढ़ रहे थे कार्डियोवास्कुलर के दो पार्ट। सबसे पहला सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ब्लड वेसल्स की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा ब्लड वेसल्स है उससे रिलेटेड जो फिजियोलॉजिकल पोर्शन है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारी देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की सेकंड क्लास है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है कैपिलरी एक्सचेंज एंड फ्लूइड डायनामिक्स। देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा जो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसका जब हम पर्पस पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, कि जो हमारी सेलुलर और फंक्शनल यूनिट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। क्लियर? अब उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कैपिलरी एक्सचेंज। ठीक है, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर वेसल्स के अंदर जो ब्लड और लिम्फ बह रहा है वो एक्सचेंज करे अपने प्रोडक्ट को किसके साथ में, सेल्स के साथ में। वही जो हमारा बेसिक टॉपिक रहने वाला है इस क्लास का। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया जो आपका ब्लड है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा, आप लोगों ने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा ये चीज़, कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर क्या है, बंद रक्त का परिसंचरण होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर ही रहता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जो है उसके बेसिस पे जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है, यानी कि किस तरीके की वेसल्स के अंदर कितना ब्लड आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड अमॉन्ग ब्लड वेसल्स। क्लियर? कि कितने परसेंट ब्लड किस तरीके की ब्लड वेसल के अंदर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग वेन्स को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस वेसल्स कहते हैं। वेन्स को हमने क्या नाम दिया था, कैपेसिटेंस वेसल्स नाम दिया था, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिजर्वायर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है ब्लड का वो किसके अंदर रहता है, वेन्स के अंदर रहता है। सिस्टमिक वेन्स एंड वेन्यूल्स। ठीक है, इनके अंदर ओवरऑल ब्लड का 64% ऑफ होल ब्लड, यानी कि जो हमारी वेन्स हैं वो होल ब्लड का 64% रिटेन करके रखती है। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे आती हैं, वेन हो गया है हमारा, उसके बाद में हमारी आती है आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। आर्टरीज और आर्टीरियोल्स जो हैं आपके वो कंटेन करते हैं ओवरऑल ब्लड का 13% ऑफ होल ब्लड। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की वेन्स की, आर्टरीज की। इसके बाद में पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर
इनके अंदर होल ब्लड का 9% ऑफ होल ब्लड ये रहता है, ठीक है। इसके साथ में हमने बात कर ली वेन्स की, आर्टरीज की, कैपिलरीज की। हम लोग बात करेंगे सिस्टेमिक कैपिलरीज। ये कंटेन करती हैं 7% ऑफ होल ब्लड, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा हार्ट। हार्ट भी कंटेन करता है 7% ऑफ होल ब्लड। ये टोटल क्या है? 100% ब्लड, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे ब्लड का, कि हमारा ब्लड किस वेसल के अंदर कितना परसेंट रहता है। सबसे पहले सिस्टमिक वेन्स। वेन्स क्या है? रिजर्वायर ऑफ ब्लड है, या फिर इनको कैपेसिटेंस वेसल्स भी हम लोगों ने कहा है। इनके अंदर ब्लड होता है 64%। टोटल 100% वॉल्यूम का 64% ब्लड किसके अंदर मिलेगा? वेन्स के अंदर मिलेगा। आर्टरीज के अंदर 13% ऑफ टोटल वॉल्यूम मिलेगा। पल्मोनरी वेसल्स के अंदर 9% मिलेगा। सिस्टमिक कैपिलरीज के अंदर 7% मिलेगा, और 7% मिलेगा हार्ट के अंदर। तो ये तो बात हो गई बेसिकली कि एट ए टाइम आपकी बॉडी के अंदर जो पूरा ब्लड ट्रेवल कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो कहां कहां पर प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग आगे उसमें ब्लड प्रेशर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे हैं किसकी? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। तो देखिए, जो ये ब्लड का फ्लो है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनता है। बहुत सारी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं, आपके ब्लड प्रेशर को। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन ब्लड वेसल्स का जो डायामीटर है वो कैसे रेगुलेट होता है। यानी कि ब्लड वेसल्स जो हमने पढ़ा था, ट्यूनिका मीडिया होती है, उसकी थिकनेस जब कम ज्यादा होती है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो ब्लड प्रेशर को किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं, या फिर ये वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे अभी, रेगुलेशन of blood vessel diameter। अब देखिए, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, मैंने आपको ब्लड वेसल्स की 3 लेयर पढ़ाई थी, ठीक है। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ी ब्लड वेसल्स की 3 लेयर। पहली ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरी ट्यूनिका मीडिया, और तीसरी ट्यूनिका इंटीमा। जो एक्सटर्ना थी ये बनी हुई थी फाइब्रस टिश्यू से। जो ट्यूनिका मीडिया है ये मोस्ट वेरिएबल लेयर है। कैसे? क्योंकि ये अलग अलग ब्लड वेसल्स के अंदर इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है, अलग अलग प्रोपोर्शन में ये बनी हुई होती है। मोस्ट कॉमनली ये 2 चीजों से बनी हुई होती है, इलास्टिक टिश्यूज और मसल्स, स्मूथ मसल्स। मसल्स, ठीक है। अब देखिए, जो ट्यूनिका इंटीमा थी वो स्क्वोमस एपिथेलियम से बनी हुई थी, ठीक है। अब आप ये चीज देखिए कि जो हमारी ट्यूनिका मीडिया है वो किससे बनी हुई? इलास्टिक टिश्यूज से और स्मूथ मसल्स से, ठीक है। अब हमारे पास में 2 तरीके की मेजर ब्लड आर्टरीज होती हैं, ठीक है।
अब अगर जैसे मैं बात करूं, एक तो होती है लार्ज इलास्टिक आर्टरीज, मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस किया है। सबसे पहली तो लार्ज इलास्टिक आर्टरी, फॉर एग्जाम्पल aorta, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आती हैं आर्टीरियोल्स एंड मीडियम साइज आर्टरी, ठीक है। अब जब हम लोग बात करेंगे, तो जो लार्ज इलास्टिक आर्टरी है, इसकी जो ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो ज़्यादा होगा इलास्टिक टिश्यूज़ का, ठीक है। तो इलास्टिक टिश्यूज़ का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ये हमने पहले भी बात की थी कॉम्प्लियंस के बारे में, जैसे ही ब्लड फोर्सफुली इसके अंदर जाएगा अओर्टा के अंदर, तो ये स्ट्रेच आउट होगी बाहर की तरफ, ठीक है। जब ब्लड पास हो जाएगा तो ये रिकॉइल करेगी वापस अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर तो डायमीटर इस तरीके से बदल रहा है, समझ में आ गया। ये अफेक्टेड बाय प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो लार्ज इलास्टिक आर्टरी के अंदर वो उसका जो डायमीटर है वो बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर कम है तो वो नॉर्मल अपनी कैपेसिटी के अंदर रहेगा। अब बात करते हैं हम आर्टीरियोल्स और मीडियम साइज आर्टरीज की। बेटा इसके अंदर स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, किस लेयर में? ट्यूनिका मीडिया में, ठीक है। ये जो स्मूथ मसल, जैसे स्मॉल मीडियम साइज आर्टरीज हो गई हैं, फीमोरल वेन्स हैं, जितने भी मीडियम साइज आर्टरीज हैं या फिर आर्टीरियोल्स हैं, उन सब के अंदर जो कंटेंट है, जो जो ट्यूनिका मीडिया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है टिश्यू, वो कौन सा होता है? स्मूथ मसल्स होती है। मसल्स हैं, मसल्स किसके लिए रेस्पॉन्स करती है? नर्व इम्पल्सिस के लिए रेस्पॉन्स करती है, ठीक है। इसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ स्मूथ मसल्स होती है बेटा, ठीक है। अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं, ये क्या करती हैं? रेस्पॉन्स करती हैं किसके लिए? आपका नर्व इम्पल्स के लिए, सेंसिटिव टू नर्व इम्पल्स, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड होती हैं। किससे रेगुलेटेड होती हैं? ब्लड वेसल्स सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो बेटा ये सप्लाइड होती हैं, ये जो नर्व हैं ये अराइज होती हैं मेडुला वैसोमोटर सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं किसकी? ट्यूनिका मीडिया की। वो किससे सप्लाई हो रही हैं? आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। और जो नर्व अराइज हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं? आपके जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके वैसोमोटर सेंटर से नर्व अराइज होती है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी और मोर स्पेसिफिकली बात करूं, तो मैक्सिमम जो ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा, वो सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक सप्लाई होती है उनकी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होती है। ब्लड वेसल्स ओनली सप्लाइड
by sympathetic ठीक है, सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो सप्लाई करती हैं किसको, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई एब्सेंट। ठीक है, अब यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल है उसके डायमीटर पे सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ेगा, एक ही नर्व उसको सप्लाई कर रही है, कौन सी, सिंपैथेटिक। अब देखो, अगर किसी टाइम पे, ठीक है, इंक्रीज्ड impulses from sympathetic nerves result in contraction of smooth muscles of tunica media। यानी कि ट्यूनिका मीडिया की, अगर ट्यूनिका मीडिया की स्मूथ मसल्स में सिंपैथेटिक नर्व इंपल्सेस बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि रिजल्ट होगा किसके अंदर, स्मूथ मसल्स के। इससे क्या हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, हमारा वैसो कॉन्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हुआ, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई बढ़ गई किसकी, ट्यूनिका मीडिया की, तो स्मूथ मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, और जो ल्यूमन है, डिक्रीज्ड साइज ऑफ ल्यूमन और डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कम हो गया। दूसरी तरफ मैं बात करूं, डिक्रीज्ड इंपल्स फ्रॉम sympathetic nervous system nerves result in relaxation of smooth muscles of tunica media। ट्यूनिका मीडिया की जो स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर जब हमारे इम्पल्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, तो उन रिड्यूस इम्पल्सेस की वजह से वहां पर हमें एक चीज देखने के लिए मिलेगी जिसको हम लोग कहेंगे, जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, हमें देखने के लिए मिलेगा वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन जब भी होगा तो साइज ऑफ ल्यूमन बढ़ जाएगा या फिर डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि जब भी इम्पल्सेस कम होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, और इम्पल्सेस ज्यादा होंगी तो डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जब इम्पल्स बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ल्यूमन कम हो जाएगी, अगर डायलेट होगी तो ल्यूमन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन। ठीक है, किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है ये भी हमने यहां पर पढ़ लिया। अब देखिए, अब जब भी हम, कोई भी पर्सन है, मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, इन केस ऑफ हेमरेज,
हेमरेज के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स हैं वो क्या है, रिजर्वायर है, स्पेशली एब्डोमिनल ऑर्गन, लाइक स्प्लीन एंड जो स्किन के अंदर आपकी वेन्स हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, ब्लड का एक लार्ज वॉल्यूम होता है, ठीक है। वो लार्ज वॉल्यूम क्या करता है, हमारे पास में जैसे ही मान लीजिए आपको सडन हेमरेज हुआ तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वो ब्लड क्या जाएगा, हार्ट के लिए जो सप्लाई है, वीनस रिटर्न है, वो बढ़ेगा। जब वेन्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो हार्ट की क्या होगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। हार्ट की जब वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो उस ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और जो टिश्यू परफ्यूजन है वो मेंटेन रह पाएगा, ठीक है। सेम क्या है, सेम ऐसा ही तब होता है जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मान लो एक्सरसाइज मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, तो मेरी काल्फ मसल्स को ब्लड बहुत ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरीके से जब भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी वेन्स है वो क्या करती हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन उनके अंदर होता है, और जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है उस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वीनस रिटर्न बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, और जो आपकी बॉडी की डिमांड्स हैं वो क्या होती हैं, पूरी होती है, ठीक है। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था कि भैया आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है वेसल्स के अंदर रहता है और कौन सी वेसल के अंदर कितना परसेंटेज ब्लड रहता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर वो ब्लड किस तरीके से हार्ट को पहुंचाया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया था, किसके थ्रू, कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल के डायमीटर के थ्रू। कैसे डायमीटर कंट्रोल होता है, ऑटोनोमिक नर्व्स जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं, स्पेशली सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं करती हैं। जब सिंपैथेटिक इंपल्सेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लड सप्लाई हार्ट के लिए बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि जब इंपल्सेस कम हो जाएंगी तो बेटा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगा, वैसो डायलेशन होगा, डायलेटर जो ल्यूमन है वो बढ़ जाएगा और जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा हमारा टॉपिक, कैपिलरी एक्सचेंज, ठीक है, जो हमारे आज के क्लास का बेसिक टॉपिक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिलरी एक्सचेंज। देखिए कैपिलरी एक्सचेंज के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका अल्टीमेट गोल मैंने आपको बताया था। अल्टीमेट गोल क्या है कि भैया जो कैपिलरी एक्सचेंज कराया जाए ताकि जो लाइफ की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसकी की सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाए, ठीक है। अब सारी की सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए भैया क्या करना पड़ता है कि हमको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ सिंपल तरीके हैं जिनसे वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो गए, चाहे हार्मोन्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज किसके बीच में होते हैं, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड। इंट्रास्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, दो सेल्स के बीच में, ये सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है और जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, तो ब्लड से इंट्रास्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाता है या सेल के अंदर जाता है तो कुछ मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। सिंपल से 3 मैकेनिज्म है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला मैकेनिज्म क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, ट्रांससाइटोसिस, ट्रांससाइटोसिस हो गया। तीसरे नंबर का मैकेनिज्म क्या है, बल्क फ्लो, ठीक है। 3 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया हमारा डिफ्यूजन क्या है। आप सब लोग डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। देखो कोई भी पार्टिकल है उसका क्या है,
जैसे डिफ्यूजन से जाएगा क्या क्या, सिंपल हमारा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, कुछ हॉर्मोन्स है, ये सारे के सारी चीजें किससे जाती हैं, सिंपल डिफ्यूजन से जाती हैं। ठीक है, अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये क्या कहलाएगा हमारा, जो है डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे आर्टेरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो ये दोनों क्या करेंगी, एक्सचेंज करेंगी, भाई ज्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की जहां है वहां से कम कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। सेम जो CO2 है उसका कंसंट्रेशन कैपिलरी जो वो है उसके अंदर कम होता है, लेकिन जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या सेल्स है उसके अंदर ज्यादा होता है, तो वहां से वो क्या जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोज, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे किस तरीके से जाते हैं, इसी तरीके से जाते हैं, किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांससाइटोसिस की, कि ट्रांससाइटोसिस क्या है। दूसरे नंबर पे आता है देखिए ट्रांससाइटोसिस क्या है। ट्रांससाइटोसिस को हमको एक और नाम हमने दिया है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मतलब यही है। फैगोसाइटोसिस के बारे में आपने सुना है कि एक वेसिकल बनता है, वो वेसिकल अपने अंदर किसी चीज को एनगल्फ कर लेता है, बाद में जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है, स्यूडोपोड्स बनते हैं। जिस तरीके से फैगोसाइटोसिस होता है सेम उसी तरीके से पिनोसाइटोसिस होता है, लेकिन पिनोसाइटोसिस के थ्रू क्या जाते हैं, पार्टिकल्स जाते हैं जो कि एसेंशियल हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमारा जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन हार्मोन है वो किसके थ्रू जाता है किसी सेल के अंदर, ट्रांससाइटोसिस के थ्रू जाता है। कैसे जाता है साहब, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक सेल है और इस सेल के बाहर क्या है, ये इंसुलिन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा कि ये हमारी सेल हो गई है, यहाँ से दो स्यूडोपॉड्स निकले हैं और यहाँ पर क्या है, अगेन इंसुलिन है। ये इसकी तरफ क्या बना लेगी, वेसिकल बना लेगी। अगले में क्या जाएगा, यही हमारी सेल है, अंदर की तरफ वेसिकल चला गया है और उसके अंदर क्या है, इंसुलिन है। अगेन ये हमारी सेल है, ये वेसिकल है, इसके अंदर इंसुलिन है। वेसिकल जो है वो रप्चर हो जाएगी और इंसुलिन का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, किससे, सेल के बाहर से सेल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लार्ज लिपिड इंसोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ट्रांससाइटोसिस के थ्रू होता है। इट इज यूज्ड in transit in transportation of large lipid insoluble। देखो लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर लिपिड सॉल्युबल होता तो हमको उसको बाहर एक वेसिकल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाता। ठीक है, लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। क्लियर, अब ये देखिए ये हमारा हो गया ट्रांससाइटोसिस। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम लोगों का आता है बल्क फ्लो। बल्क फ्लो का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर
लो प्रेशर। जो हमारा डिफ्यूजन था उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो इंग्रेडिएंट थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, वो जा रहे थे। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक पूरे दिन के अंदर ब्लड वॉल्यूम का, ब्लड से 20 लीटर फ्लूइड इंट्रास्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाता है। यूरिन को अगर हम छोड़ दें तो इंट्रास्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑलमोस्ट 20 लीटर फ्लूइड क्या होता है, चला जाता है। 20 लीटर फ्लूइड जाता है, वहां से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। बल्क फ्लो के अंदर बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो फिल्ट्रेशन होता है, जितना फ्लूइड बाहर निकलेगा वो फिल्ट्रेशन है। दूसरा क्या है, जितना फ्लूइड अंदर आएगा वो क्या है, आपका रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं हमारी कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से, देखो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की हम लोगों ने बात कर ली। अब कुछ प्रेशर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका इस जो फ्लो है इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है। फ्लो को रेगुलेट करने वाले प्रेशर कौन कौन से हैं? एक होता है BHI, सॉरी BHP, ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। दूसरा आ गया ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम इसी तरीके से इंट्रास्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक और इंट्रास्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर। फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ये चार प्रेशर होते हैं। अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया ये चारों जो आपके प्रेशर हैं ये क्या होते हैं, कैसे एग्जर्ट होते हैं, और कैसे जो ये हमारा जो डायनामिक्स है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इनके अंदर, उसको किस तरीके से ये लोग रेगुलेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की। देखिए ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है। ठीक है। ब्लड के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम वाटर का होता है। ये वो प्रेशर है जो ब्लड डालता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, यानी कि ब्लड ब्लड वेसल को एस्केप आउट करने के लिए क्या कर रहा है, एक प्रेशर डाल रहा है। वो प्रेशर क्या है, ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो, exerted by blood on blood vessel to escape out। ठीक है। ये क्या है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के ऊपर डाल रहा है बाहर निकलने के लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भैया आर्टीरियल एंड पर ये कितना होता है, ठीक है, तो आर्टीरियल एंड पर जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 35 mmHg।
एट आर्टीरियल एंड, और वीनस एंड पर कितना होता है? 26 mm Hg एट वीनस एंड। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? वो प्रेशर है जो ब्लड किसके ऊपर डाल रहा है? आपके ब्लड वेसल के ऊपर डाल रहा है। किसके लिए? बाहर निकल जाने के लिए। ठीक है। अब इस प्रेशर को काउंटर एक्ट करने के लिए हमारे पास में एक और प्रेशर है, जो इस प्रेशर को रोक करके रखता है कि ब्लड को बाहर नहीं जाने देना है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? एक्सर्टेड बाय, देखो ब्लड के अंदर जो मैक्सिमम लार्जर कंपोनेंट है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जो कि क्या करती हैं? उसको ब्लड वेसल को छोड़ नहीं पाती हैं। उसमें इतना पार्टिकल साइज उनका बड़ा होता है कि वो ब्लड वेसल को एस्केप नहीं कर पाती। जब एस्केप नहीं कर पाएंगी तो क्या करेंगी? ब्लड को अंदर की तरफ रोक करके रखेंगी। ठीक है। ये क्या है? एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स on blood vessel to keep blood inside the vessel। ठीक है। अब ब्लड तो पूरा एक ही है भैया, तो ब्लड के अंदर प्रेशर तो यहां चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है। यहां पर चाहे आर्टरी हो या फिर वेन हो, आर्टीरियल और वीनस एंड, इन दोनों ही एंड पर इसका जो वॉल्यूम, इसका जो वो है प्रेशर, वो कितना होता है? 16 mmHg होता है। ठीक है। 16 mmHg का कांस्टेंट प्रेशर रहता है पूरे के पूरे आर्टीरियल एंड पे भी और वीनस एंड पे भी। ठीक है। अब देखिए, दो प्रेशर हमने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा प्रेशर। तीसरा प्रेशर क्या होगा? अंदर की तरफ से यही प्रेशर लग रहे हैं। अब देखिए, हमारा तीसरे नंबर पे आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो, ये एक्सर्टेड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, किसके ऊपर? ब्लड वेसल के ऊपर, बाहर से। ठीक है। जो आपकी ब्लड वेसल के आउटसाइड से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो ब्लड वेसल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको आपकी ब्लड वेसल के अंदर भेजने के लिए। अब एक्सर्टेड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लूइड ऑन ब्लड वेसल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वेसल। ठीक है बेटा, ये वेरी करता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। रेंज होती है 0 से 5 mmHg। ठीक है। लेकिन हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यूज करने के लिए इसको मान लेते हैं। एक औसत में आप अगर बात करूं तो ये 1 mmHg होता है हर जगह। ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात हो गई। चौथा और लास्ट हमारा प्रेशर जो भी फ्लूइड डायनेमिक्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो कौन सा होता है बेटा?
इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वजह क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। अब अगर पहली बात तो प्लाज्मा प्रोटीन जाती ही नहीं है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और अगर चली भी गई है तो वो क्या है? लिम्फ के थ्रू ड्रेन होकर के किसके अंदर आ जाती है? आपके राइट एट्रियम के अंदर आ जाती है बात। ठीक है। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये जीरो के बराबर होता है। बहुत ज्यादा समय तक प्लाज्मा प्रोटीन रुकती नहीं है प्रेशर बनाने के लिए, तो ये क्या है? इसकी वैल्यू 0 mmHg होती है। ठीक है। अब देखिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना फ्लूइड जो है वो आपका कैसे कैसे ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है। इस ब्लड वेसल के अंदर आपका ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये लग रहा है ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। जो कि कितना था हमारा? 35 mmHg। ये हमारा वीनस एंड। ठीक है। वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि था हमारा 26 mmHg। ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये लगा रही है अगेंस्ट द ब्लड वेसल, लग रहा है ना, अंदर की तरफ। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हमारे ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर रोक के रखने के लिए वजह से। ठीक है। कौन लगा रही है? प्लाज्मा प्रोटीन्स लगा रही है। तो BHP का वैल्यू कितना है? 35 mmHg। BC OP का वैल्यू कितना है? 26 mmHg है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया कैपिलरी के इनसाइड की बात। कैपिलरी के आउटसाइड की बात अगर मैं करूं तो देखो, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि कितना है? सॉरी, जो इंट्रास्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। ये क्या है? ये लग रहा है हमारी कैपिलरी में, जो कि कितना लग रहा है? सॉरी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करेगा? बाहर की तरफ जाने के लिए काम करेगा। तो ये कितना है हमारा? ये है हमारा 1 mmHg। जबकि फ्लूइड को बाहर रखने के लिए ही कौन सा प्रेशर लग रहा है? ताकि ब्लड जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर ना जाए। ये हमारा कौन सा प्रेशर था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू था 0। ठीक है। अब हमको निकालना है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास में है BHP। BHP क्या कर रहा है? साथ दे रहा है किसका? ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसका साथ दे रहा है बेटा? एक मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम लोग उसको देख लेते हैं कि इंट्रास्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू होती है बेटा 1, और जो इंट्रास्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है बेटा 0। ठीक है। इंट्रास्टिशियल फ्लूइड का कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं होता, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि देखो BHP है, BHP के साथ में कौन इसका सपोर्ट करता है? इंट्रास्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। जो इंट्रास्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन दोनों की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 35 प्लस 1 mmHg इज इक्वल टू 36 mmHg। ये प्रेशर लग रहा है अंदर से। ठीक है।
अब हम लोगों को इसमें से एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर जो है, ब्लड कोलोइडल ऑनकोटिक प्रेशर, ये फ्लूइड को अंदर रखने का काम कर रहा है ब्लड वेसल के। इसके साथ साथ एक और प्रेशर काम कर रहा है फ्लूइड को वेसल के अंदर रखने का, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, बीसीओपी की वैल्यू कितनी थी, 26 थी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 26 mmHg। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आर्टीरियल एंड पर हमको कितना प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, 10 mmHg। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, ये तो हो गया आर्टीरियल एंड। अगर मैं वीनस एंड की बात करूं तो ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना था, ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था 16। ठीक है, उसके साथ में हमने जोड़ा इंट्रास्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है 1, तो हमारा कितना निकला 17 mmHg। इसमें से हमने ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर कितना था हमारा 26। ठीक है, 26 में हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जोड़ा तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 0 थी। तो इसमें से देखिए -26 mmHg। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, -9 mmHg। ठीक है, यहां पर क्या है कि हमें एक नेगेटिव प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर, हमारा जो वीनस एंड है उसके अंदर, यानी कि वीनस एंड पर क्या है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्योंकि आर्टीरियल एंड पर तो क्या है कि भैया प्रेशर ज्यादा है आर्टरी के अंदर, तो जो फ्लूइड है वो जाएगा बाहर, एस्केप आउट करेगा। लेकिन जो वेन है उसके अंदर अंदर की तरफ क्या है, प्रेशर कम है। तो अंदर की तरफ जब प्रेशर कम है तो बल्क फ्लो लगेगा वेन के अंदर, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या जाएगा, वेन के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रॉसली तो एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट 20 लीटर फ्लूइड निकलता है किससे, आर्टीरियल एंड से, फिल्टर आउट। लेकिन रीअब्जॉर्ब हो पाता है ओनली 18 लीटर, 17 टू 18 लीटर हो पाता है। ठीक है, 17 टू 18 लीटर। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ 2 लीटर फ्लूइड है भैया, अगर ऐसे रोज रोज 2-2 लीटर फ्लूइड एस्केप आउट हो जाएगा तो फिर तो हम बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये 2 लीटर फ्लूइड को हम लोग कहाँ बैलेंस करते हैं, ये जो 2 लीटर फ्लूइड है, जो 2 से 3 लीटर फ्लूइड है, ये कहाँ जाता है, ये लिम्फ के थ्रू जाता है। अरे तभी तो हमने कार्डियोवास्कुलर के अंदर दोनों सिस्टमों को शामिल किया था, लिम्फेटिक और उसको सर्कुलेटरी को। तो ये जो लिम्फ है ये भी वापस जाकर के किसके अंदर मिल जाता है, ब्लड के अंदर मिल जाता है। इस तरीके से हमारा जो फ्लूइड है वो डायनेमिकली एक जगह रहता है। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं प्रेशर के बारे में। 4 प्रेशर थे। ठीक है, लग कैसे कैसे रहे बेटा, जो इंटरस्टिशियल, देखो जो ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ब्लड वेसल के ऊपर लगेगा और क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर भेजने का प्रयास करेगा। लेकिन जो ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन बना रही है, वो क्या करेंगे, ब्लड को अंदर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब वहीं मैं बात करूं इंट्रास्टिशियल फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो वो क्या करेगा, वो अगेंस्ट द वेसल लगेगा, उसको दूर भेजने का प्रयास करेगा, यानी कि वेसल के अगेंस्ट लगेगा। जो ये किसके अंदर जुड़ता है, बीएचपी के अंदर जुड़ता है, ब्लड के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में को एनकरेज करने का काम करता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1 mmHg होता है एवरेज। ठीक है, जबकि इंट्रास्टिशियल फ्लूइड जो है उसका जो प्रेशर लगेगा वो ब्लड वेसल के ऊपर लगेगा, वो ब्लड वेसल को पेनिट्रेट करने का प्रयास करेगा। क्योंकि जो कॉलोइडल जो प्रेशर है, देखो कॉलोइडल प्रेशर एक वेसल से फ्लूइड को दूर ले जाने का प्रयास करता है। ठीक है, जबकि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ब्लड को, ब्लड वेसल के, सॉरी ब्लड वेसल है उसको बाहर एस्केप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ब्लड वेसल के अंदर भेजने के लिए, अंदर रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑनकोटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो जब भी हम लोग इसको, इसका जो फॉर्मूला अगर हम लोग निकालने की बात करेंगे, जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है, इसके अंदर आप देखिए ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों के दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसके ऊपर, कैपिलरी के ऊपर।
इसलिए हमने 35 में एक को जोड़ दिया है, एक का इसको जोड़ करके इसका नेट वॉल्यूम निकाला है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर काम कर रहे हैं। जबकि ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये दोनों एक काम कर रहे हैं, ये फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, वेसल के अंदर रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्लूइड को वेसल के अंदर रखने का काम कर रहा है, एक फ्लूइड को वेसल के बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मिलेगा। ठीक है, कि एक दिन के अंदर किस तरीके से ये डायनेमिक काम कर रहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमको इस तरीके से मिलेगा। जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है आर्टीरियल एंड की अगर मैं बात करूं तो वो फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, ज्यादा है, 10 mmHg है अंदर की तरफ। ठीक है, तो जब ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर से बल्क फ्लो के थ्रू क्या जाएगा, फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर वीनस एंड की बात करूं तो जो ये इंटरस्टिशियल प्रेशर है ये क्या है, सॉरी ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ये क्या है, कम है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो वेसल के अंदर जाएगा, तो जो आपका फिल्ट्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, हाई प्रेशर है, जबकि रीएब्जॉर्प्शन है उसके लिए क्या प्रेशर है, आपका लो प्रेशर है। तो वीनस एंड पे क्या होता है, -9 mmHg प्रेशर होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड वेन के अंदर आ जाता है। जबकि आर्टरी के अंदर क्या होता है, +10 mmHg है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड आर्टरी के बाहर चला जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पूरी क्लास के अंदर क्या देखा है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पहली क्लास ले ली थी, इंट्रोडक्शन हो गया था, ब्लड वेसल की एनाटॉमी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड अमंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर, अगेन ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई करती है, ओरिजिनेटेड होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा के वैसोमोटर सेंटर से। उसके बाद में हम लोगों ने देखा सिंपैथेटिक सप्लाई जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका हमको एक चीज देखने के लिए मिलती है, वैसोडाइलेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैपिलरी एक्सचेंज की, हमने तीन चीजों की बात की थी, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के अंदर होता है हायर कंसेंट्रेशन के पार्टिकल की लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ट्रांससाइटोसिस के अंदर क्या होता है, ट्रांससाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो लिपिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो एक वेसिकल के अंदर एनक्लोज होकर किसी सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में बल्क फ्लो हमने देखा, बल्क फ्लो के अंदर हमारा काम कर रहा था नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को निकालने के लिए हमने चार प्रेशर पढ़े, ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर हमने कैलकुलेट किया इसको फॉर्मूला से तो हमें क्या चीज देखने के लिए मिली कि भैया जो आर्टीरियल एंड है उस पर जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो 10 mmHg है, जो कि ज्यादा है, इसलिए फ्लूइड बाहर निकल जाता है। जबकि जो वीनस एंड है उस पर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है बेटा, कम है, तो उसकी वजह से फ्लूइड अंदर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, इसको ध्यान से देख लेना, बड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर क्लियर हो जाएगा।